ओके, चलो तो आज का काम शुरू करते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर चल रहा है हमारा, और कल वाले काम में एक डाउट है साइन थीटा वाला। तो आप ये देखो, हमने कल वोल्टेज को कितना लिखा था, आई वोल्टेज में E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और I को लिखा था आई नॉट साइन ओमेगा टी। सेम फेज के लिए ऐसे रख लिया था। कैसे कि ओमेगा साइन कैसे वेरी करता है, जब कोई चीज़ ऐसे सिनुसॉइडल कर्व बोलते हैं इसे, जब कोई चीज़ ऐसे करती है वेरी, तो वो बेसिकली साइन कर्व है। ठीक है, साइन या कोस दोनों सिनुसॉइडल कर्व्स हैं। जब भी कोई चीज़ ऐसे ज़ीरो मैक्सिमम ज़ीरो मिनिमम ज़ीरो मैक्सिमम ज़ीरो मिनिमम करे, तो यानी कि वो क्या है, साइन कर्व है। इसलिए हमने लिखा था। अगर कांस्टेंट करंट होता, मान लो कांस्टेंट करंट होता I इज इक्वल टू आई नॉट, आई इज इक्वल टू आई नॉट, तो हर पॉइंट पे करंट की वैल्यू कितनी रहती, आई नॉट। तो आगे टाइम पे भी आई नॉट, अगले टाइम पे भी आई नॉट, उससे अगले टाइम पे भी आई नॉट, तो फिर लाइन स्ट्रेट बनती। इस तरह से कर्वेचर नहीं आना था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये सिनुसॉइडल कर्व है। AC बोलते ही इसे हैं, अल्टरनेटिंग बोलते ही इसे हैं जब वो पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर नीचे मैक्सिमम टू मिनिमम मिनिमम टू मैक्सिमम चलता रहता है। क्या नाम होता है आपने इसके आपका? साइनोसॉइडल, SINUSOIDAL। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो कल हमने अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन पढ़ी, और उसके बाद क्या पढ़ा कि भाई करंट बताओगे कौन सा। अगर कोई एक करंट पूछ ले तो कौन से वाला बताओगे, तो बताओगे आप एवरेज। एवरेज बताओगे कि कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, लेकिन एवरेज जो है वो 2I0/π आ गया, और ये बन गया कुछ 63.7% के करीब ऑफ द पीक वैल्यू। मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है I0, जो मैक्सिमम वैल्यू है I0, उसका कुछ 63.7% ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, पर इसमें एक प्रॉब्लम थी कि आप हाफ साइकिल में देख रहे हो, फुल साइकिल में नहीं देख रहे, है ना। तो इसको ठीक करने के लिए फिर हमने RMS वैल्यू भी ले ली, और वो आ गया कितना, I0/√2। √2 की वैल्यू होती है 1.414, 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707। तो ये हो गया कुछ 70% ऑफ पीक वैल्यू। ठीक है, ये हमने कल एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू और दोनों के रिजल्ट्स निकाल लिए थे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बड़ा अच्छा काम है। तो हमने क्या क्या सीखा था, DC में हम हमेशा रेजिस्टेंस से काम करते थे कि जहाँ भी करंट फ्लो होगा रेजिस्टेंस तो होएगा ही होएगा। तो अब क्या करते हैं, AC सर्किट में रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, कोई रेजिस्टर लगा देते हैं, और सिर्फ रेजिस्टर लगाएंगे और कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो सर्किट कैसा बनेगा, जो पहले बनता था कि रेजिस्टेंस लगाई और एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स लगा दिया। जो पहले ऐसे बनता था DC में, यही बनाते थे ना, यहाँ से वोल्टेज आ रही है, वोल्टेज से करंट जा रहा है वोल्टेज सोर्स से, और ये रेजिस्टेंस में से पास हो रहा है कुछ और आगे फ्लो कर रहा है, ऐसे करते थे। अब क्या करना है, अब यहाँ DC की जगह AC लगानी है, तो ये लो AC लगा दी, ठीक हो गया, रेजिस्टेंस ओनली। ये वोल्टेज का वैल्यू हमें पता होगा, E इज इक्वल टू E0, और AC है ना साइन ओमेगा टी। ठीक है, यही होगा। और अगर हमने रेजिस्टेंस लगाई तो वो करंट का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू IR से I क्या लेंगे हम, E/R, और वो हो जाएगा E0/R साइन ओमेगा टी, और E0/R कांस्टेंट है, उसको हम बोल देंगे I0, और बाकी रह जाएगा साइन ओमेगा टी। तो आ गया, वोल्टेज हमें पता है क्योंकि हम वोल्टेज तो ले ही रहे हैं। रेजिस्टेंस क्या करेगी, करंट को कुछ कम कर देगी, करंट इट्स ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको करंट को कुछ करेगी, वैल्यू को कम। तो इसकी पीक वैल्यू से थोड़ा सा कम
इसकी पीक वैल्यू है, वोल्टेज की पीक वैल्यू से आर को डिवाइड कर दोगे तो करंट की पीक वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इसमें भी साइन था, इसमें भी साइन है, बात पता लग गई। और ये एसी में भी ऐसा ही बिहेव कर रही है कि V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला लग रहा है। डीसी में भी ऐसा ही बिहेव करती थी, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो इससे बात क्या पता लगी, एक तो पता लगा कि E एंड I आर इन सेम फेज, पता लग रही है बात। दोनों साइन थीटा में हैं, दोनों में सेम एंगल है ना, थीटा थीटा, ओमेगा टी सेम एंगल है, मतलब सेम फेज है यहाँ पे। दूसरी बात क्या पता लगी, सेम बिहेवियर फॉर AC एंड DC, मतलब जितना ये AC को रोकता है उतना ही DC को रोकता है, जितना DC को रोकता था उतना ही AC को रोकता है। करंट ने को रेजिस्टेंस AC आए, अल्टरनेटिंग करंट आए या डायरेक्ट करंट आए, उतना ही रेजिस्टेंस लगता है, उतना ही ऑब्स्ट्रक्शन देता है, चाहे वो AC आए या DC आए। ये बातें रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने अपना वैसा ही काम करना है। यस, उतना ही आएगा। ओवरऑल सर्किट में करंट उतना ही, उसी हिसाब से आएगा। कितना, जितना भी E0 का पीक वैल्यू है उसे R से डिवाइड कर दो, करंट की पीक वैल्यू उतनी आ जाएगी और वेरिएशन सेम रहेगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको बनाऊंगा, ये मान लो मेरे पास E0 की वैल्यू है, ये टाइम के साथ E0 कितना बदल रहा है, इतना, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई E0, है ना। तो करंट भी जब ये 0 से बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, जब ये 0 से मैक्सिमम से कम होगा करंट भी कम होगा, जब ये 0 से नीचे जाएगा तो करंट भी नीचे जाएगा, फिर वो नीचे मैक्सिमम मिनिमम से जाके वापस ऊपर आएगा, करंट भी वैसे ही आएगा। तो फेज तो सेम है, जैसे जैसे वो 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, 0 से मिनिमम, मिनिमम से 0 जा रहा है, वोल्टेज जैसे जैसे जा रहा है, करंट भी बिल्कुल वैसे वैसे ही चल रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू, पीक वैल्यू वो थोड़ी सी कम है। वो कितनी है, I0 है, और विच इज E0 अपॉन R। E0 अपॉन R लिखा हुआ है ना, वोल्टेज की पीक वैल्यू E0 है और करंट की पीक वैल्यू E0 अपॉन R है। ये रही, इसकी पीक वैल्यू E0 है, इसकी पीक वैल्यू I0 मतलब E0 अपॉन R है। तीनों पॉइंट्स लिख लो, मेंशन कर लो। तीनों पॉइंट्स हम 2 बार और पढ़ेंगे अभी, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो। सेम फेज है, सेम बिहेवियर है और पीक वैल्यू इस तरह से वेरी कर रही है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हम सब में काउंट करते हैं और ग्राफ भी आना चाहिए। एक और चीज़ बनाएंगे, फेजर डायग्राम, वो भी बनाएंगे। पहले तीनों पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, ये तीनों पॉइंट्स फिर आएंगे। अब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार आ जाएंगे। अभी देखो, लिख लिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, एक और इसी में चीज़ बता देता हूँ, दैट इज फेजर डायग्राम। फेजर, तो फेजर डायग्राम में क्या होता है, फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर होता है, एक रोटेटिंग वेक्टर को बोलते हैं फेजर। और ये क्या बताता है, ये अलग अलग इंस्टेंट्स पे, अलग अलग टाइम्स पे वैल्यूज़ देता है, वोल्टेज की या करंट की, जो भी उस वेक्टर की वैल्यूज़ देता है एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो मैं इसे इरेज करके यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना के ये कर दूँ इरेज। ये तो आ ही गया समझ में, ये कल वाला काम है, इसे भी इरेज कर देते हैं, इसको रख लेते हैं। या ये भी हो ही गया, बात पता लग ही गई। चलो ठीक है, तो अब फेजर डायग्राम देखो। फेजर डायग्राम में क्या है कि आप एक रोटेटिंग वेक्टर ले लो, मान लो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गए, इसमें ये वेक्टर जो है वो हो गया E0 वेक्टर।
ठीक है, ये वोल्टेज में ये रोटेटिंग वेक्टर हमने यहाँ दिखाया, इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड यहाँ होगा ई नॉट। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है और घूमना है तो इस तरफ जाएगा, कितना एंगल है ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी एंगल है ना, एंगल कितना है ओमेगा टी। ओके, और इसका अगर इंस्टेंटेनियसली किसी भी टाइम पे अगर मैग्नीट्यूड देखना हो तो वो कितना होगा, ये वाला फैक्टर होगा कॉस ओमेगा टी कंपोनेंट, और हम साइन ले रहे हैं तो ये वाला कंपोनेंट होगा साइन ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। बात पता लगी? ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो जैसे हमारे पास E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी था, मैंने एक वेक्टर ले लिया, एक रोटेटिंग वेक्टर जो कि ओमेगा टी एंगल पे उस तरफ है, इधर पिन पॉइंट कर रहा है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, पीक वैल्यू ई नॉट है, और उसके दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक कॉस ओमेगा टी, एक साइन ओमेगा टी। हमने साइन ओमेगा टी वाला कंपोनेंट इधर ले लिया। ये इंस्टेंटेनियस है, जो ये वाली वैल्यू है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये पीक वैल्यू है, ये उसका एंगल में वेरिएशन है। जो कल हमने निकाली थी वो एवरेज और रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज थी। तो चार वर्ड्स हो गए, एक हो गया इंस्टेंटेनियस, एक हो गया पीक, तीसरी और चौथी हमने कल निकाली थी एवरेज और आरएमएस। ठीक है, तो ये बात, अगर आप आई नॉट पे बनाना चाहो तो आई पे बना लो, थोड़ा सा पीक वैल्यू कम ले लो, यही वेक्टर आई नॉट कितने एंगल पे, इतने एंगल पे ही, क्योंकि आई की वैल्यू भी आई नॉट साइन ओमेगा टी है, और इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो वो थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला कंपोनेंट साइन ओमेगा टी, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये फेजर डायग्राम है जिसमें एक फेजर को लेते हैं और उसको इस तरह से प्लॉट कर देते हैं। इस रोटेटिंग वेक्टर को बोल देते हैं, जो हमने लिया है उसको बोल देते हैं। देखो, एक ऐसा वेक्टर जो एंटी क्लॉकवाइज से घूम के सिनोसॉइडल वैल्यू देता है हर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो जब यहाँ पे होगा टाइम कितना है, मान लो 2 सेकेंड, थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो 4 सेकेंड, थोड़ा सा नीचे होगा तो 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, जिस भी इंस्टेंट पे आपने देखना है बस टी की वैल्यू पुट कर दो और उसका सिनोसॉइडल कंपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी, जो कि इस पीक वैल्यू वाले वेक्टर से प्रोजेक्शन लेके आप कैलकुलेट कर लेते हो। तो ये हो गया फेजर डायग्राम। इसमें मेन चीज़ क्या दिख रही है, बिल्कुल क्लियरली दिख रही है। देखो कि ई नॉट और आई नॉट सेम फेज हैं, मतलब एक ही लाइन पे जा रहे हैं, दोनों कितने एंगल पे हैं, ओमेगा टी पे, सेम फेज। और दूसरा कि ई नॉट का एम्पलीट्यूड कितना और आई नॉट का एम्पलीट्यूड कितना, थोड़ा सा कुछ कम हो रहा है, और आर का बिहेवियर सेम रहता है। तो आइडिया ये है कि अगर आप रेजिस्टेंस लगाते हो तो उसने जो भी बैटरी आपने लगाई एसी या डीसी, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने दोनों का करंट थोड़ा थोड़ा रिड्यूस कर देना है। ठीक है, और खुद कुछ चार्ज चूर्ज नहीं होना। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। सिंपल आर्टिकल है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है ना। कल करते हैं आगे।